हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईवीएस पेडागोजी में। और ये हमारा पहला क्लास है। इसमें मैंने आपको जो ईवीएस पेडागोजी में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताया है। बाकी मैं आपको इसमें चीज़ें समझाऊंगी किस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की जो सापेक्ष स्थिति है इसको समझने की क्षमता क्या कहलाती है? दिशात्मक कौशल कहलाती है, चित्रण कौशल कहलाती है, स्थितीय कौशल कहलाती है, ग्राफिक कौशल कहलाती है। तो जब हम स्थान, दूरी और दिशा तीनों की बात करते हैं की सापेक्ष स्थिति को, तो देखिए जो मैप होता है हमारा उसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा इसको समझने का कौशल? तो ये स्थितीय कौशल के अंतर्गत आता है। देखिए दिशात्मक कौशल नहीं होगा क्योंकि इसमें स्थान और दूरी, दिशा सबके बारे में बात की गई है। चित्रण कौशल भी नहीं होगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये स्थितीय कौशल हो जाएगा। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने से क्या तात्पर्य, यानी करने का क्या तात्पर्य? तो पाठ्यक्रमों, जो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण जो विद्यालय है दृष्टिकोण या फिर पाठ्यचर्या से बाहर जाना। देखिए ईवीएस का जो पाठ्यक्रम होता है वो जो शिक्षण अधिगम है इसमें कक्षा से प्राप्त जो अधिगम है इसको विद्यालय से बाहर जोड़ने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो वैश्विक पर्यावरण है, यानी हमारे जो आसपास का पर्यावरण है। इसलिए आपने देखा होगा कि ईवीएस में जो है चैप्टर भी जो बच्चों का होता है ये होता है हमारे आसपास, आस पड़ोस से रिलेटेड चैप्टर होते हैं। थीम भी ऐसी ही रखी जाती हैं, जिसमें परिवार और मित्र हो गया, भोजन हो गया, आवास हो गया, यात्रा, हम चीज़ें जैसे बनाते हैं, ये सब ईवीएस की जो है थीम है। तो ये इसी प्रकार की थीम बनाई जाती हैं जिससे जो है इनके वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यक्रमों, पाठ्य पुस्तकों से लिंक किया जाए, बच्चों को उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया जाए और वो उस सारी चीज़ों को समझ सकें। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे क्या हैं इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि जो सपेरे हैं सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और इन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। चौथा है कि पशुपालन क्या है, वो आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो देखिए इस पाठ्यक्रम को लाने का मेन उद्देश्य यही है कि सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, इसलिए इसके पाठ को रखा गया है। अगला है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है। ये क्या है? तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, ये एक मिथक है, जो वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या फिर अंधविश्वास है। तो देखिए महिलाएं पुरुष की तुलना में कमज़ोर हैं, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है, यानी कि स्टेरियोटाइप, लैंगिक स्टीरियोटाइप को ये दिखाता है। अगला हो जाएगा हमारा, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन करने की संभावना नहीं है। यानी कक्षा 4 की जो शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि जब आप यंग थे तो आपके समय में ऐसे कौन से पौधे थे जो अब नहीं दिखाई देते हैं। तो ये पूछा है कि किस इसमें सारे कौशल दिए हैं, यानी चर्चा करना, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति और प्रयोग, इनमें से कौन सा कौशल है जो कि इसमें नहीं दिखाई देता है। तो ये प्रयोग नहीं होगा। ये पूछने का उद्देश्य इसमें मात्र जो है ये होगा कि चर्चा परिचर्चा होगी, जो बुजुर्ग हैं अपने बारे में कुछ बताएंगे और बच्चे भी जो है उसको सुनेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे और अभिव्यक्ति होगी। तो कौन सा कौशल नहीं आएगा? तो ये प्रयोग का नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित जो है पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। टाइपिंग मिस्टेक है। पेड़ों पौधों को जो है की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू है, आम है, तुलसी है, पुदीना है, करेला है, ठीक है, आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहला, दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित वाली पत्तियां। दूसरा है बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। तो शिक्षक ने समूह ए को सही माना, बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिगम प्रतिबंधित करता है? तो ये कौन सा करता है? देखिए,
यह जो क्रियाकलाप है ये पत्तियों को सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लेके आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। तीसरा है, अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण से बहुत से तरीकों का प्रयोग करते हैं। चौथा है, वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से इस प्रकार जो प्रक्रमण है कौशल का आकलन किया जा रहा है, यानी ये जो प्रक्रमण किया जा रहा है इसमें किस प्रकार के कौशल का आकलन होगा। तो अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग, न्याय के लिए सरोकार। तो जब हम बच्चों को देते हैं कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, तो देखने से हमारा क्या होता है, अवलोकन कौशल विकसित होता है और उनको अपनी नोटबुक में लिखिए, तो ये रिकॉर्डिंग से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती है यानी निचोड़ती है और फिर उसे पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि अब वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का यूज हुआ है? तो मापन का हुआ है, परिकल्पना हुआ है, वर्गीकरण या अवलोकन। तो इसमें जो है परिकल्पना का यूज हुआ है, मापन का नहीं होगा, हमने उनको नापने को नहीं दिया है। वर्गीकरण अभी जो हमने पत्तियों वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें वर्गीकरण आएगा। अवलोकन भी नहीं है कि आप जो है इसको जाइए देखिए और फिर हमको बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, परिकल्पना। अगला है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तकों में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करती है। ठीक है, इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? पहला, घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। बोला गया है कि इसमें जो है किस प्रकार की घटना का यूज हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें यह जो घटना है, इस घटना की बात करें तो ये अंतरिक्ष यात्रियों की जो जिंदगी है उनके बारे में जानने का अवसर देती है। और यह घटना क्या है, स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का भी वर्णन करती है और इस जो लैंगिक जो रूढ़िबद्धता है इसको भी चुनौती देती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर लेना और पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। चौथा है, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता जो है विकास करना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है आपका नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी विज्ञान के जो आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ये इससे संबंधित नहीं होगा। पर्यावरण में हम मेन इसीलिए रखते हैं कि बच्चे जो है अपने आसपास की चीज़ों से सीखें, एक्सपेरिमेंट करें, करके सीखें, ये सारी चीज़ों पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, अवलोकन पर जोर देते हैं, प्रयोग करने पर जोर देते हैं, इसलिए ताकि उनमें जो है ये सारे गुण जो हैं वो डेवलप हो सकें। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा, ये डबल डबल क्वेश्चन छप गया है, पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या फिर अवलोकन करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है निर्धारण हो जाएगा, यानी पर्यावरण अध्ययन में जो शिक्षण की उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशल को हम बढ़ावा देते हैं जहाँ पर पूछताछ पर आधारित अनुभवों के केंद्र को मुख्य बिंदु मानते हैं, तो उसका हम निर्धारण करते हैं। अगला हो जाएगा हमारा, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी
जो है आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला यह समझना चाहिए कि पौधे भी सजीव होते हैं। यह समझना चाहिए कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध एवं उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में क्या अवलोकन करना चाहती है। तो देखिए, कक्षा 5 की जो अध्यापिका माहिका है, ये चाहती है कि उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थानों का जो अंतर का अवलोकन है, ये कर सके बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, देखिए ईवीएस की इसने फुल फॉर्म पूछ ली है। ईवीएस संक्षेपण का अर्थ क्या होता है। तो ईवीएस संक्षेपण का जो अर्थ है, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। इन्वायरमेंटल स्किल नहीं होता है, इन्वायरमेंटल साइंस भी नहीं होगा, और जो इन्वायरमेंटल सोर्सेज भी नहीं होगा। इन्वायरमेंटल निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय से बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। दूसरा है, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। तीसरा है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। चौथा है, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें नहीं है पूछा है। तो देखिए, पहला क्या दिया है कि कक्ष में होने वाले अधिगम को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल उनको करना चाहिए। अनुशासित नहीं करना चाहिए, यानी कड़े अनुशासन को सुनिश्चित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। पहला है, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। दूसरा है, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तीसरा है, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। चौथा है, शिक्षार्थियों के व्यावहारिक कौशल में सुधार करना। तो जब हम इसकी बात करते हैं, तो शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव और शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल तथा डीजल ना हो तो क्या होगा। ये कथन का जो मुख्य उद्देश्य है, ये क्या है। पहला है, छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। चौथा है, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत करना। तो मेन जो इसका उद्देश्य है, ये क्या हो जाएगा, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की जो कुशलता है, उसको बढ़ावा देने के लिए हम उनसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। अगला है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की जो पढ़ाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता। चौथा है, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो जब हम ईवीएस की पढ़ाई की बात करते हैं, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसको हम इसी हिसाब से मानते हैं कि कक्षा की जो पढ़ाई है, इसमें शिक्षार्थियों को विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता प्राप्त हो। अगला है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। दूसरा है, पढ़ाई के विषय की जो संख्या है, उसको कम करना। विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। या फिर चौथा है, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो मेन इसका जो ईवीएस का उद्देश्य होता है, ये होता है कि हम शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बना सकें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा है, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। चौथा है, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान
में पर्यावरण पढ़ने के निम्नलिखित उद्देश्य नहीं है, इसमें पूछा है। तो नहीं है में देखिए इन बच्चों की जो शब्दावली है और सही भाषा के रूप में याद करने के लिए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को हल करने के लिए, विषम की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीक शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। तो जब एनसीईआरटी की पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन की उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है तो पूछा है क्यों दिया गया, तो इसमें चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अब जो अवसर है वो उपलब्ध कराने के लिए इसको जो है उच्च प्राथमिकता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। पहला है भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। दूसरा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। तीसरा है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। चौथा है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल का विकास करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विज्ञान के जो आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो इसमें देखिए अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है। अच्छा शिक्षण क्या है वो लोकतांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण मूल आधारित नहीं होता, इसमें नहीं पूछा है। और अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित जो निश्चित है उद्देश्यपूर्ण होता है। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, अच्छा शिक्षण क्या है मूल आधारित नहीं होता है, तो यही सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। तो विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उसके अनुप्रयोगों को जानना। दूसरा है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सृजनात्मकता का पोषण। तीसरा है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये सारे ही इसके लिए उपयोगी हो जाएंगे। अगला है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह क्या होता है, सिद्धांत, खोज, कानून, मूल संकल्पना। तो ये सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सोच का समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है। तो ये जो कथन है ये जीन पियाजे का है, क्योंकि ये जो है बच्चे की जो समझ है और इस चीज़ पे ज़्यादा बल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।